फेज डायग्राम में हम द्विघटक तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हम द्विघटक तंत्र में लेड सिल्वर व बिस्मिथ कैडमियम के फेज डायग्राम पढ़ चुके हैं। जो आज अपने जो डायग्राम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोटेशियम आयोडाइड व जल तंत्र। आज जो अपने जो पढ़ेंगे वो कौन सा है? पोटेशियम आयोडाइड व जल तंत्र। पोटेशियम आयोडाइड व वाटर का प्रावस्था आरेख मैंने इस चित्र में बताया है। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर वही जो सेम लेता हूँ संगठन या कंपोजिशन लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने क्या लिया है? ताप या टेम्परेचर लिया है। यहाँ पे भी अपने को दो कर्व दिखाई दे रहे हैं, एक AC कर्व और एक BC कर्व। इसके अलावा अपने को एक C पॉइंट दिखाई दे रहा है जिसको अपने क्या बोलते हैं? यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। अब देखो इनका अपने विस्तार से इनको पढ़ेंगे। देखो पहला जो अपने करेंगे वो है अपने पास वक्र AC। वक्र AC क्या है? यह जल का हिमांक वक्र या बर्फ का गलनांक वक्र है। जो वक्र AC है या जो कर्व AC है यह जल का हिमांक वक्र बोल सकते हैं या इसको अपने क्या बोल सकते हैं कि ये बर्फ का गलनांक वक्र है। बिंदु A पानी का हिमांक बिंदु है। बिंदु A पानी का हिमांक बिंदु है, यानी इस बिंदु के ऊपर जो जल है वो जम जाता है, यानी जो जल जमता है या वाटर फ्रीज होता है वो टेम्परेचर कितना होता है अपने पास? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा बढ़ाने पर तापमान कम होता जाएगा व बर्फ पृथक हो जाएगी। जैसे जैसे इसके अंदर अपने क्या करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, इसका तापमान कम होता जाएगा व बर्फ पृथक हो जाएगी। इस वक्र पर बर्फ व KI का पानी में विलयन, इस वक्र पर बर्फ व KI का पानी में विलयन एक दूसरे के साम्य में है। अतः प्रतिबंधित प्रावस्था नियम से या सम्मानित प्रावस्था समीकरण से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है या स्वतंत्रता की कोटि का मान जो आता है वो 1 आता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक चर तंत्र है और इस तंत्र को व्यक्त करने के लिए अपने को ताप या कंपोजिशन में से एक को लेना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट जो अपने पढ़ रहे हैं वो है वक्र BC। प्रावस्था आरेख में आप वक्र BC को देख सकते हो। यह पोटेशियम आयोडाइड का विलेता वक्र है। यह पोटेशियम आयोडाइड का विलेता वक्र है। सोल्यूबिलिटी कर्व ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। जल में KI की या जल में पोटेशियम आयोडाइड की विलेयता 100% नहीं हो सकती, अतः वक्र अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंच पाता है। प्रावस्था आरेख में आप देख सकते हो कि इस आरेख को मैंने B बिंदु तक ही सीमित कर दिया है, इसको आगे नहीं किया है। इसको इसलिए नहीं किया है क्योंकि जल में पोटेशियम आयोडाइड कभी भी 100% डिज़ोल्व नहीं होता है। वक्र का ढाल यह बताता है कि ताप में वृद्धि से पोटेशियम आयोडाइड की विलेयता धीरे धीरे बढ़ती है। वक्र का ढाल यह बताता है कि तापमान में वृद्धि से पोटेशियम आयोडाइड की विलेयता धीरे धीरे बढ़ती है। यहाँ ठोस पोटेशियम आयोडाइड व जलीय विलयन साम्य में रहते हैं। इस वक्र पर ठोस
पोटेशियम आयोडाइड व इसका जलीय विलयन साम्य में रहते हैं। यानी यहाँ पे जो प्रावस्थाएं हैं, 2 प्रावस्थाएं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यह तंत्र भी अचर एक चर तंत्र है। यह तंत्र क्या है? एक चर तंत्र है। अब तीसरा जो अपने इसके अंदर पढ़ेंगे वो है अपने पास गलन क्रांतिक बिंदु। गलन क्रांतिक बिंदु सी। इस बिंदु पर वक्र AC व वक्र BC मिलते हैं। जो गलन क्रांतिक बिंदु जिसको मैंने C के द्वारा बताया है, इस बिंदु पर वक्र AC तथा वक्र BC मिलते हैं। इस बिंदु पर 3 प्रावस्थाएं एक दूसरे के साम्य में रहती है। यानी बिंदु C पर 3 प्रावस्थाएं एक दूसरे के साम्य में हैं। ये 3 प्रावस्थाएं हैं ठोस KI, बर्फ व पोटेशियम आयोडाइड का विलयन। इसके लिए यदि अपने स्वतंत्रता की कोटि निकालें या बिंदु C के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान निकालें तो वह 0 आता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह तंत्र अचर तंत्र है। इस बिंदु पर ताप -23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा KI का प्रतिशत संगठन भी निश्चित होता है। यानी C बिंदु पर जो टेम्परेचर है, निम्न टेम्परेचर -23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और KI का कंपोजिशन है वो भी फिक्स हो जाता है। यानी यहाँ पे जो KI मिलेगा वो मिलेगा 52%। इस बिंदु को हिम क्रांतिक बिंदु भी कहा जाता है। इस बिंदु को हिम क्रांतिक बिंदु भी कहा जाता है, क्रायोहाइड्रिक पॉइंट कहा जाता है। अब इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड व जल के प्रावस्था आरेख में कुछ क्षेत्र हमें दिखाई देते हैं। पहला है ACD के भीतर का क्षेत्र। पहला है ACD के भीतर का क्षेत्र। इस क्षेत्र में 2 प्रावस्थाएं बर्फ व पोटेशियम आयोडाइड के विलयन साम्य में है। ACD के भीतर का क्षेत्र। इस क्षेत्र में 2 प्रावस्थाएं बर्फ व KI के विलयन एक दूसरे के साम्य में है और यह जो तंत्र है वह एक चर तंत्र है। अब इसके बाद जो 5th इसके अंदर अपने पढ़ेंगे BCD डैश के भीतर का क्षेत्र। BCD डैश के भीतर का क्षेत्र। इस क्षेत्र में 2 प्रावस्थाएं ठोस पोटेशियम आयोडाइड व पोटेशियम आयोडाइड का विलयन साम्य में है। यह भी एक चर तंत्र है। अब 6th जो हम पढ़ेंगे वो है वक्र ACB के ऊपर का क्षेत्र। वक्र ACB के ऊपर का क्षेत्र। इस क्षेत्र में एक अवस्था KI का पानी में विलयन उपस्थित है। ACB क्षेत्र में केवल KI का पानी में बला विलयन ही उपस्थित है। यह द्विचर तंत्र है। 7th इसमें जो अपने पढ़ेंगे वो रेखा DCD डैश के नीचे का क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र में ठोस पोटेशियम आयोडाइड व ठोस बर्फ साम्य में है। यहाँ द्रव प्रावस्था का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। रेखा DCD के जो क्षेत्र है वो गलन क्रांतिक बिंदु के नीचे का क्षेत्र है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ
लिक्विड फेज कभी भी नहीं पाई जाएगी। यह तंत्र भी एक चर तंत्र है। अब देखो, ये पढ़ने के बाद जो अपने नेक्स्ट जो करेंगे वो क्या है, हिम मिश्रण क्या है, फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है। हम जानते हैं बर्फ़ में लवण जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो तापमान कम हो जाता है। यानी जब बर्फ़ के अंदर कोई भी लवण मिलाते हैं तो जो बर्फ़ है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। जब बर्फ़ में लवण मिलाया जाता है तो उसमें थोड़ा जल भी उपस्थित होता है। जल में थोड़ा सा लवण घुल जाएगा तथा 3 प्रावस्थाएं लवण बर्फ तथा विलयन प्राप्त होगा। ऐसा गलन क्रांतिक बिंदु पर ही संभव है। जब बर्फ़ में लवण मिलाया जाता है तो बर्फ़ में थोड़ा सा पानी मौजूद होता है जिसके कारण थोड़ा सा लवण पानी में घुल जाता है, जिसके कारण 3 प्रावस्थाएं मिलती हैं और ये 3 प्रावस्थाएं एक दूसरे के साम्य में केवल गलन क्रांतिक बिंदु पर ही संभव है। अधिकांश यह ताप बर्फ़ के सामान्य ताप से कम होगा। अतः बर्फ़ पिघल जाएगी तथा प्राप्त जल में लवण की कुछ मात्रा घुल जाएगी जिससे विलयन का संगठन वक्र AC के अनुसार परावर्तित होता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, बर्फ़ के पिघलने व लवण के घुलने से उष्मा का अवशोषण होता है। बर्फ़ के पिघलने व लवण के घुलने से उष्मा का शोषण होता है। यदि तंत्र पारिपार्श्विक से उष्मा लेने की स्थिति में न हो तो इसका ताप घट जाएगा। ताप में यह कमी वक्र AC के द्वारा दर्शाई गई कि देखो, बर्फ़ के पिघलना व लवण का घुलना दोनों ही उष्मा शोषी प्रक्रम है और इसमें जो उष्मा है वह पारिपार्श्विक से न लेकर तंत्र से ली जाती है जिसके कारण उसका ताप वो घट जाएगा। ताप में यह कमी वक्र AC के द्वारा दर्शाई गई है। ताप में यह कमी जब तक होती रहती है जब तक ताप गलन क्रांतिक बिंदु तक न पहुंच जाए। ताप में कमी कब तक होती रहती है, जब तक कि वह यूटेक्टिक पॉइंट तक न पहुंच जाए। अतः लवण के आधिक्य व बर्फ की उपस्थिति से प्राप्त होने वाला न्यूनतम ताप तंत्र के गलन क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है। यानी जो गलन क्रांतिक जो ताप है वो जो लवण ले रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। यदि हम पोटेशियम आयोडाइड की जगह अमोनियम क्लोराइड को बर्फ़ में घोलें तो जो गलन क्रांतिक बिंदु जो प्राप्त होगा वो -16.0 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होगा।